दोस्तों नमस्ते। आज राजस्थान इतिहास के स्रोत की ये फाइनल क्लास है। इसके बाद मैं आगे का चैप्टर शुरू करूंगा और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो पिछली क्लासों को देख लेना। आप चाहे उसकी पीडीएफ भी देख लेना परंतु देखना जरूर। उससे पहले आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने बड़े आनंद के साथ उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया है और निश्चित ही रूप से हमारी एकता के प्रति जो भावना विकसित हुई है वो आगे भी बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि एक दिन ही देशभक्ति जागी है, ऐसा नहीं हो, हमेशा ही ऐसा माहौल होना चाहिए। ठीक है, तो आज ये अंतिम क्लास है और इस पर मैं प्रयास करूंगा कि लगभग मैं आपको इसको फाइनल टच इस टॉपिक को दे दूं। ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट था नहीं, सिर्फ सिक्कों के बारे में था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके ऐड की है। गोपीनाथ शर्मा की किताब है, उससे बेस्ट इस टॉपिक पर कोई किताब नहीं। ठीक है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। दो तीन में ताम्रपत्र की बात करूंगा। देखो, एक है गांव पीपली का ताम्रपत्र, ठीक है ना। अब गांव पीपली का ताम्रपत्र सबसे पहले आप दिमाग में रखो कि किसके काल का है, तो महाराणा प्रताप के काल का है। ठीक है, गांव पीपली का ताम्रपत्र किस शासक के काल का है, तो वो महाराणा प्रताप के शासक का काल का है। और बाकी इतनी वो जानकारी उपयोगी नहीं है कि युद्ध के समय की बात है। राणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के समय की थोड़ी बहुत जानकारी देती है कि कार्य करवाने में लगा था, राम राज्य भी इसकी उठाया गया था। इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना कि ये गांव पीपली का शिलालेख महाराणा प्रताप से संबंधित है। और युद्ध के दौरान जितने भी जो कार्य किए गए थे, इस समय बाबा प्रधान का कार्य करने में लगा था और रामा भी राज्य के किसी कार्यभार को उठाया हुआ था, तो इसकी कोई विशेष महत्व नहीं है। आप इतना ही इस चीज को ध्यान रखना कि गांव पीपली का लेख महाराणा प्रताप से संबंधित है, बाकी इसमें कोई विशेष डिटेल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये थोड़ा काम का हो सकता है, आप काफी में लिख लीजिए। ठीक है, ओड़ा गांव का ताम्रपत्र, ओड़ा गांव का ताम्रपत्र, ये भी महाराणा प्रताप के लगभग का समय ही है। ठीक है ना, ओड़ा गांव का ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का ही है और इसमें भी कोई विशेष मुझे लगा नहीं। एक चीज है ये, जैसे बनवीर के समय उदय सिंह को कुंभलगढ़ में गद्दी पर बैठाने वाला सरदारों में रावत खान कोठरिया ने प्रमुख योगदान देता है। ये स्टार लगा के लिख लेना। आगामी अगर कोई कॉलेज व्याख्या में कोई एग्जाम प्रश्न बनता है ना, तो मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट प्रश्न। ठीक है ना, कि बलवीर के समय उदय सिंह को कुंभलगढ़ में गद्दी पर बिठाने वाले सरदारों में रावत खान ने प्रमुख भाग लिया था। तो ये स्टार लगा के 1 लाख रुपए की लाइन आप लिख लेना। ठीक है, कौन था? रावत खान था। ये चीज यहाँ स्पष्ट लिखी हुई है। इस शिलालेख की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। ठीक है, प्रताप का ठीक है। फिर उदय सिंह का भी इसमें नाम आता है कि उदय सिंह ने दान किया था गोगंदा की लड़ाई के दिनों में। लगभग इसमें कोई विशेष कोई बात नहीं है, ये आप स्टार लगा के इस चीज को लिख लेना कि उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शासन दिलाने वाला, राजगद्दी पर बैठाने वाला सबसे महत्वपूर्ण किसी का योगदान था, तो वो रावत खान का था। कोठरिया का रावत खान के बारे में ये जानकारी दी गई है। तो ओड़ा का ताम्रपत्र, थोड़ी बहुत ये एक लाइन आप जरूर अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है ना। एक और देखो, सांचौर का लेख। अब देखो, सांचौर के लेख को मैंने स्पेशल क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको पढ़वाया था बिजोलिया का लेख। ठीक है ना, बिजोलिया का लेख मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको किया था कि एक भूमि अनुदान था डोहली। डोहली के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा था, तो बिजोलिया शिलालेख था। अब बात सिर्फ और सिर्फ इसमें एक और मुझे से शिलालेख मिला जहां पर हमें जानकारी मिलती है कि इसमें भी डोहली की जानकारी मिलती है। व्यास रामानुजन डोहली 1 बीघा, तो इसमें भी डोहली अनुदान का उल्लेख मिलता है। तो एक अनुदान का उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में और एक डोहली अनुदान का विवरण मिलता है हमें सांचौर के ताम्रपत्र में। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी इसमें कोई खास कोई बड़ी चीज नहीं है, सांचौर के बारे में कुछ चीजें दे रखी। ठीक है, तो ये डोहली वाला आप जरूर इसके अंदर आप अलग से नोट कर लेना कि सांचौर का लेख डोहली अनुदान के बारे में भी उल्लेख
इसमें बड़ी कोई खास बात नहीं है। हाँ, एक ये है, इसमें भी देखो थोड़ी चीज है इसके अंदर कि कोलाड़ा का ताम्रपत्र जो कोलाड़ा का ताम्रपत्र है वो जय सिंह के समय का है। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज है कि इसमें भूमि का विभाजन किया गया है उनालू और सियालू। अपनी जो रबी की और जो खरीफ की फसलें है ना, उन फसलों को हम सियालू उनालू भी कहते हैं। और उन सियालू उनालू का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है, कौन सा ताम्रपत्र है, तो वो कोलाड़ा का ताम्रपत्र है। ये आप थोड़ी इसमें दिमाग में ये चीज रख लेना कि इसमें फसलों भूमि का विभाजन किया गया है। ठीक है, भूमि का विभाजन किया गया है, उनालू और सियालू के रूप में विभाजन किया गया है। तो इसकी ये एक बात खास लगी मुझे, तो मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है, काफी में एक वन लाइनर के रूप में इसको आप नोट कर लेना कि कोलाड़ा का शिलालेख जय सिंह के काल का है और इसमें भूमि का विभाजन उनालू और सियालू नामक दो उपज के आधार पर इसका विभाजन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप अपने यहाँ से ऐड कर लेना, इसमें कोई बाकी कोई खास बात मुझे लगी नहीं। अब देखो, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है हमारे, जब भी हम कोई परीक्षा एग्जाम देते हैं तो वहां से सिक्कों का प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है ना, अब सिक्के के प्रश्न तो बनता ही बनता है और साथ में 3-4 ऐसे स्थल है जहां से प्रश्न हमेशा ही बनता है। जैसे आहड़ का ले लो, चाहे बैराट का ले लो, चाहे रेड का ले लो, चाहे नगर का ले लो, चाहे सांभर का ले लो। तो वो चीजें मैंने आपको 7-8 जगहों का मैंने आपको सिक्कों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। बाकी इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं बचता है, तो ये चीजें थोड़ी बची हुई थी तो मैंने आपको थोड़ी सी बहुत ऐड करवा देता हूँ। आप नोट्स में अपने नोट्स में पूरा काम का नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे आहड़ का है, ठीक है ना, आहड़ में आप समझना कि आहड़ के उत्खनन प्राप्त सिक्के और सीलें। ठीक है, ये गोपीनाथ शर्मा की किताब है, सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है राजस्थान इतिहास के स्रोत पर। तो इसमें से कुछ चीजें आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, अब आहड़ है, आहड़ भी ताम्र युगीन सभ्यता है, ये हम भी जानते हैं। तो स्पेशल ही हमें तांबे की सिक्के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो स्पष्ट है। ठीक है, तो आहड़ से जब भी कोई प्रश्न तांबे का बनता है ना, तो आप दिमाग में रखना कि देखो कुल 6 तांबे के सिक्के, कितने, कुल 6 तांबे के सिक्के, इंडो ग्रीक मुद्राएं और कुछ शिलाएं प्राप्त हुई। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों की भी जानकारी मिलती है और कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है, 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है और वो कौन सी है, तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो एक लाइन आप अपने नोट्स में ये ऐड कर लेना। ठीक है, और इसके हाँ एक ये अलबत्ता एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन दिखाई देता है, ये तो आप स्टार लगा के नोट्स में लिख लेना। मेरे अनुसार ये छपने वाला प्रश्न है कि अलबत्ता एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन मिलता है। त्रिशूल को हम मानते हैं कि शिव के रूप में हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो त्रिशूल का अंकन किस सिक्कों से प्राप्त होता है, तो वो आहड़ के सिक्कों से प्राप्त होता है, ये भी आप थोड़ा दिमाग में रखना। और दूसरी है कि यहाँ से जो इंडो ग्रीक मुद्रा प्राप्त हुई, ठीक है ना, इंडो ग्रीक मुद्रा प्राप्त हुई, ये भी स्टार लगा के प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसमें एक तरफ दोनों हाथ में तार लिए हुए अपोलो को दिखाया गया है और दूसरी तरफ महाराजा तत्रस अंकित है। ठीक है ना, ये भी आप स्टार लगा के लिख लेना। एक तो ये लिख लेना कि अलबत्ता एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन दिखाई देता है, एक तो त्रिशूल वाला, दूसरा एक इंडो ग्रीक मुद्रा है जहां पर अपोलो को दिखाया गया है और दूसरी तरफ महाराजा तत्रस अंकित है। ठीक है, ये भी ठीक है। और इसी प्रकार की एक सील प्राप्त होती है विहरम विष नामक अंकित है, इसका समय प्रथम विधि के अनुमानित किया जाता है। ठीक है, और एक इसी प्रकार की नंबर की सील प्राप्त होती है जिसमें पलितस अंकित है। तो ये 3 या 4 चीजें आप अपने नोट्स में स्टार लगा कर लिख लेना कि बहुत कम किताबों में ये जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, 8 से आपको क्या लिखना है, एक तो तांबे के 6 सिक्के प्राप्त होते हैं, ये आपको एक लिखना है। ठीक है, यहाँ से इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती है, ये लिख लेना। एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन दिखाई देता है, ये लिख लेना। और अपोलो का ये लिख लेना। वीरम विष अंकित है, ये लिख लेना। और इसमें कोई बाकी कोई खास बात नहीं है। तो ये 3 या 4 चीजें आप आहड़ के उत्खनन के बारे में जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, जितनी भी सीलें प्राप्त हुई है, तो आप उसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, इतना मेरे अनुसार बहुत है। ये प्रश्न
अपोलो वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, तो मेरे अनुसार ये विहरम विष और पलीतस नामक अंकित, ये मुझे लगता है कि पूछ सकता है अगर कोई परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो आहट से इतनी ही जानकारी ही आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो थोड़ी बहुत जानकारी रेड की प्राप्त हो रही है कि रेड है, रेड हम कहते हैं कि टोंक में है कि उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मोहर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहली चीज तो आप दिमाग में रखो कि यहाँ से 3075 चांदी की पंचमारक सिक्के उपलब्ध हुए, जो देश के उत्खनन के स्थान पर प्राप्त सबसे बड़ा राशि मानी जाती है, ठीक है। तो ये रेड टोंक से आप सबसे बढ़िया चीज लिख लो कि 3075 चांदी की पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है ना, पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए, ये यहाँ एक जानकारी मिल सकती है। बाकी इसमें कोई खास बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। एक लाइन वो आप ऐड कर लेना। और हाँ, रेड की सबसे एक और लाइन है कि इन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता है, स्टार लगा के आप ध्यान रखना कि रेड से प्राप्त सिक्कों को धरण या पण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक लाइन आप और ये ऐड कर लेना। और अलबत्ता इसमें भी अलबत्ता है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। वो दूसरी तरफ जैसे ये कि मछली घटा कोई पंचभाग अंकित किया जाता है, दूसरी तरफ या कोई खाली रहता चिन्ह पर दिया जाता है, तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो गण के सिक्के देख लो। मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ी चीज बताता हूँ, एक मैं आपको इसको थोड़ा समझाता हूँ, देखो आप इसको समझना, ठीक है, इसको समझना। आप थोड़ा साफ दिखने होगा, देखो ये है योध्य, ठीक है ना, क्या है ये योध्य क्षेत्र है, ये अर्जुनन क्षेत्र है, ये मालव क्षेत्र है और ये सीवी क्षेत्र है, ठीक है ना। तो योध्य सिक्के प्राप्त होते हैं उत्तरी राजस्थान से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। हनुमानगढ़ गंगानगर लगभग प्राप्त होते हैं। अर्जुनी होते हैं ये लगभग मध्य क्षेत्र में होते हैं, और मालवा वाले लगभग ये यहाँ क्षेत्र होते हैं कि जयपुर लगभग ये क्षेत्र लगता है, और सीवी वाला लगभग उदयपुर चित्तौड़ का क्षेत्र लगभग बनता है। तो ये जनपद युगीन क्षेत्र भी थे, तो यहाँ से भी सिक्के प्राप्त होते हैं। इनके सिक्के हमें देखो इसकी विशेषता देखना आप, इसमें मैंने थोड़ा ऐड किया है आपका, ठीक है। राजी ने बताया, ठीक है। हाँ, मालवगढ़ के सिक्के देखो, मालवगढ़ के सिक्के इसमें भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि मौर्य कुषाण और गुप्त आदि की अधीनता में ये कार्य करते थे, ये भी यहाँ बात लिखी हुई है। और इनमें कोई मालवगढ़ जय अथवा मालव सेनापतियों के नाम अंकित मिलते हैं, तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। और मालव सिक्के स्पेशली हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, रेड टोंक से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई खास बात मुझे लगी नहीं। सेनापति मुद्रा, ये आप थोड़ा स्टार लगा, एक लाइन अलग से लिख लेना कि सेनापति मुद्राएं प्राप्त होती हैं रेड से, ठीक है ना। ये आप अपनी कॉपी में स्टार लगा के एक लाइन में लिख लेना कि सेनापति मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त होती है, रेड से प्राप्त होती है। और बरहाई लिपि में लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छे है कि वृक्ष घोष अंकित है, ठीक है ना। सेनापति मुद्राएं प्राप्त कहां से होती है, रेड से प्राप्त होती है, और कौन सी लिपि में है, बरहाई लिपि में। तो ये अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सेनापति मुद्राएं हमें प्राप्त कहां से होती है, तो सेनापति मुद्राएं हमें रेड से प्राप्त होती है, और बरहाई लिपि में वृक्ष घोष नामक अंकित मिलता है, ठीक है। बाकी कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। राजन्य वाले कोई खास बात मुझे लगी नहीं इसमें। योध्य सिक्के, योध्य मैंने आपको बता दिया कि योध्य जनपद कहाँ था, लगभग हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। हनुमान और गंगानगर में योध्य सिक्के मिलते हैं, तो उत्तरी भाग है ना, पश्चिमी भाग उत्तरी भाग में ये सिक्के मिलते हैं। और इसमें कोई योध्य कोई खास चीज मुझे अंकित लगी नहीं, ठीक है। तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है। नगर वाले में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक याद रखना या स्टार लगा, एक चीज आप नोट कर लेना कि नगर की मुद्राओं की खोज करने वाला कौन था, तो वो कार्लय था, ठीक है ना। आप ये चीज आप स्टार लगा अपनी कॉपी में लिख लेना कि जो नगर की मुद्राएं है ना, वो कार्लाइल ने खोजी थी, ठीक है। और इसमें कोई खास बात ये भी है कि मालवगढ़ की ये टकसाल भी रही थी, मालवगढ़ की
ये टकसाल भी रही थी, बाकी इसमें कोई खास बात लगी नहीं। ठीक है ना। रंगमहल के सिक्के, या यहाँ थोड़ा दिमाग रखना कि जो रंगमहल के सिक्के है ना, रंगमहल के सिक्के तो सबसे पहले कहते हैं उसको 105 तांबे की सिक्के प्राप्त होती हैं। कुछ सिक्कों को जिनको श्री बीवर के अध्ययन, इसने भी अध्ययन किया था और उन्हें मुर्ड़ा पाया था। ये लाइन आप स्टार लगा के अपने कॉपी में लिख लेना। मुर्ड़ा नामक सिक्के हमें किस स्थल से प्राप्त होते हैं, तो वो रंगमहल से प्राप्त होते हैं। ये आप स्टार लगा के आप लिख लेना। यहाँ पंचमार्क की भी प्राप्त होती है, या गण मुद्राएं भी यहाँ प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी कोई खास बात मुझे यहाँ लगी नहीं है। यहाँ कनिष्क की मुद्रा, एक और कनिष्क इसी युग की मुद्राएं मिलती है, तो रंगमहल से कनिष्क की भी मुद्राएं यहाँ से मिलती है। ठीक है, कनिष्क द्वितीय के काल का ना, कनिष्क के द्वितीय के काल में अधिवस्थित होता था, ये भी ठीक बात है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो बेराड से बनता है। सबसे महत्वपूर्ण कहीं प्रश्न बनता है ना, आप बेराड के प्रश्न तो आपको हर परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कपड़े में बंधी हुई, अभी अभी जस्ट परीक्षा में पूछा गया था कि बुने हुए कपड़े के वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो वो बेराड से है। और 8 पंचमार्क की मुद्राएं मिली। पंचमार्क की चांदी की है, याद रखना, स्टार लगा के रखना कि चांदी की मिली है। 28 इंडो ग्रीक शासकों की मिली है। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। 28 में से कहते हैं कि 16 मिनांडर का होना उल्लेख मिलता है। तो कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई, तो कुल हो गई थी 36। कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई थी यहाँ से, तो 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। 36 में से 8 तो पंचमार्क की है, 28 इंडो ग्रीक की है, और इंडो ग्रीक में से 16 किसकी है, मिनेंडर की मुद्राएं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको, ये तो वैसे बेसिक है, सबको ही पता है विद्यार्थियों को। सांबर से देखो, सांबर के उत्खनन से प्राप्त मुद्राएं, तो सांबर से 200 मुद्राएं प्राप्त होती है। चांदी की पंचमार्क की है, और इसमें कोई खास इंडोसेशियन, हाँ ये आप स्टार लगा कर लिख लेना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी तरह पिछले 6 तांबे की इंडोसेशियन मुद्राएं भी अन्य वस्तुओं के समान बताने को उपयोगी है। तो ये इंडो यूनानियन अलग चीज है, याद रखना, इंडोसेशियन अलग चीज है। तो ये स्टार लगा कर अपनी कॉपी में सांबर के बारे में ये एक चीज लिख देना। ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ये भी एक लिख लेना कि ब्राह्मी लिपि में बब्बू धना तथा गण अंकित है। ये भी स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि सांबर से जो मुद्राएं प्राप्त हुई है ना, उन मुद्राओं में से एक मुद्रा पर ये चीज अंकित है, ब्राह्मी लिपि में बब्बू धना और गण अंकित है। ठीक है, इसमें बाकी कोई खास बात नहीं है। ये स्टार लगा के आप इंडोसेशियन मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये तो आप स्टार लगा के इसकी सांबर के बारे में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, गुप्तकालीन मुद्राएं देखो, गुप्तकालीन मुद्राएं, ठीक है, यहाँ बात हो गई। हाँ देखो, अब गुप्तकालीन मुद्राएं देखना कि सिक्के प्राप्त होते हैं बयाना जिले के नगलोचक ग्राम के गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर प्राप्त होता है। देखो ये आप याद रखना कि बयाना में है ना, बयाना में गुप्त काल का सबसे बड़ा भंडार मिला, याद रखना, सबसे बड़ा मुद्रा भंडार यहाँ से मिला है बयाना से, याद रखना, स्टार लगा के यहाँ से गुप्तकालीन मुद्राओं के बारे में अच्छा प्रश्न बन सकता है। और वो स्थान कौन सा है, नगलाछल, ये स्टार लगा के, मेरे अनुसार आप इसको स्टार लगा के याद कर लेना कि गुप्तकालीन मुद्राएं बयाना से मिलती हैं, और बयाना का वो स्थान कौन सा है, तो वो नगलाछल स्थान है, यहाँ से मुद्रा प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक सिक्के मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फिर है कुमारगुप्त का मिलता है, समुद्रगुप्त के मिलते हैं। तो लगभग प्रश्न यहाँ से अच्छा बन सकता है। इतना नहीं पूछेगा कि कितने सिक्के मिले हैं, इतना नहीं पूछ सकता। सर्वाधिक किसके मिले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के मिले हैं, फिर किसके मिले हैं, कुमारगुप्त के सिक्के मिले। ठीक है, ये भी है कि विभाग ने जो टोंक जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रेड के निकट, ठीक है, भेड़ से, तो आप ये भी याद रखना, एक नगलाचल से
और एक मिलता है बेड़ से। बेड़ कहाँ है? रेड टोंक में स्थित है। तो गुप्त कालीन मुद्रा एक तो बयाना भरतपुर से मिलती है और दूसरी स्थान है हमारा बेर है जो रेड के निकट लगभग है। यहाँ गुप्त कालीन 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी कोई खास मुझे यहाँ लगा नहीं। ये दो चीजें आप जरूर दिमाग में रखना कि गुप्त कालीन जो भी मुद्राएं प्राप्त हुई है ना, एक तो बयाना के नगलाचल नामक स्थान से प्राप्त होती हैं और दूसरी होती है बेड़ नामक स्थान से ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो मेरे अनुसार ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत गुजर पड़तियालों के सिक्के। गुजर पड़तियालों के सिक्के तो इसमें कोई खास बात नहीं है, लगभग बेसिक ही है। ठीक है, इसमें कोई भी खास बात मुझे लगी नहीं। ठीक है, गुजर पड़तियालों सिक्के में कोई स्पष्ट कोई अलग से कोई चीज दी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बड़े धर्म ये चौहानों के सिक्के, हाँ ये थोड़ा आप समझ लेना क्योंकि हमारे चौहानों का टॉपिक लगता है और चौहानों के सिक्कों में देखना प्रश्न अभी बना था इस रूप में। ठीक है, और हसनाथ के लेख, मैनाल अभिलेख, गौड़ अभिलेख और जालोर के लेखों में प्रमुख है। ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय में वर्णित है कि अजय राज ने संपूर्ण पृथ्वी को रूपकों और चांदी के सिक्कों से परिपूर्ण कर दिया था। ये लाइन मेरे अनुसार 1000 रुपए की लाइन है। आप स्टार लगाकर अपनी कॉपी में लिख लेना कि अजयराज ने संपूर्ण पृथ्वी को रूपकों और चांदी के सिक्कों से परिपूर्ण कर दिया। ये वर्णन किस पुस्तक या किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है पृथ्वीराज विजय के अंदर ये जानकारी मिलती है। तो स्टार लगा के ये लाइन आप अच्छे से अंकित कर लेना। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि और भी सिक्के, बहुत सारे लोगों ने सिक्के लिखे थे। जैसे देखो अजयराज, ठीक है ना, अजयराज सिक्के लिखे, सोमेश्वर ने सिक्कों को डलाया और पृथ्वीराज द्वितीय ने भी सिक्कों को डलाया था। और जालोर शाखा के कीर्तिपाल, ठीक है, नाडोल के कलहण सिक्के विशेष प्रसिद्ध थे। वो स्टार लगा के आप ये चीजें लिख लेना कि चौहानों के किस शासकों ने सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, तो अजमेर के अजयराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, फिर जालोर का कीर्तिपाल, फिर नाडोल के चौहानों का कलहण नामक व्यक्ति सिक्कों के बारे में ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये लाइन आप, मुझे लगता है कि स्टार लगा के इस चीज को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखो अजय देव की रानी सोमलेखा, ये भी प्रश्न बन चुका है कि किस अजमेर चौहान की किस रानी ने अपने नाम के सिक्के डाले थे। तो ये प्रश्न बना था। तो वो अजयराज की रानी कौन थी? सोमलेखा थी, याद रखना। और अजमेर के प्रथम चौहान शासक जिसने सिक्के चलाए थे, वो सिक्के चलाने वाला भी कौन था? वो अजयराज ही था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये लाइन तो आप 1000 रुपए की है, ठीक, लाख रुपए की 1000 रुपए की है। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी मुद्रा, सोमेश्वर द्वारा वर्षभ शैली और अश्वरोही शैली के सिक्के भी हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, बाकी कोई खास बात है नहीं। ठीक है, और थोड़ा बहुत मेवाड़ के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। मेवाड़, यहाँ भी इंडो-एशियन शैली के सिक्के थे। ये तो मेवाड़ की बात है। और चांदी के द्रव्य रूप के तो वैसे बेसिक ही चलते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। नगरी से भी अब सिक्के मिलते हैं, पश्चिमी जनपद अंकित रहता था। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, ठीक है, इनके स्वरूप गद्य मुद्रा में प्रयोग होता है। वैसे मुद्रा को गद्य मुद्रा भी कहा जाता है। तो मेवाड़ से गद्य मुद्रा भी प्राप्त होती है। वैसे गद्य सिक्के लगभग सब रियासतों में वैसे चलते थे। ठीक है ना, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अब थोड़ा और टॉपिक बचता है कि कौन से सिक्के कहाँ प्राप्त होते हैं, कौन से सिक्कों को क्या कहा जाता था। वो रटने वाली चीज है, उसमें समझाने वाली चीज कोई नहीं है। ठीक है, ढीगला, ये आप एक मेवाड़ से बारे में स्पेशल लिख लेना, ढीगला। ठीक है ना, ये बहुत कम किताबों में ये चीज मिलती है। ढीगला भी लगभग सिक्का भी था। तो ढीगला सिक्का भी किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है कि पर्याप्त है। और जितने सिक्कों के बारे में जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। मोस्ट चीजें मैंने आपको बता दी है कि कहाँ से कवर करनी है। और आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख देना। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी कल, आप आराम से देख लेना। और आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, स्रोत वाला टॉपिक मेरे अनुसार मैंने कंप्लीट करवा दिया है। लगभग यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे।
ओल्ड पर्सन है तो ओल्ड पर्सन के लिए आप किताब पढ़ लेना। अगर कोई नया पर्सन बना तो यहाँ इसी क्लास से बाहर नहीं जाएगा जहां तक लगता है। ठीक है, तो कल कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। लगभग मैं सभ्यता वाला टॉपिक शुरू करूंगा, आप अच्छे से एक बार देख लेना और कल मिलते हैं। ठीक है।